Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic laws of production. यानी कि आज के लेक्चर में हम प्रोडक्शन से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के लॉज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. लॉज ऑफ प्रोडक्शन को एक्चुअली हम टू वेज में डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट वे इज रिटर्न टू अ फैक्टर एंड सेकेंड वन इज इन रेफरेंस ऑफ रिटर्न टू द स्केल. पहले बात करेंगे रिटर्न टू अ फैक्टर की. रिटर्न टू अ फैक्टर का मतलब होता है व्हेन वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड. यानी कि इसके अंदर जो फैक्टर रेशियो है वो वेरी करता है. तो हम इसके अंडर में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे. दिस इज वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोडक्शन. सेकेंड कैटेगरी है रिटर्न टू द स्केल की. रिटर्न टू द स्केल का मतलब व्हेन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड व्हेन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, तो उस केस में फैक्टर रेशियो कांस्टेंट रहता है. इस केस में फैक्टर रेशियो वेरी नहीं करता है. तो हम इस पर्टिकुलर केस में लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का. सो लेट अस हैव अ डिस्कशन ओवर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. क्या कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? दिस लॉ स्टेट्स दैट एज मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर is combined with the fixed factors like land or capital, marginal product of the variable factor may initially increase, but a stage must ultimately come when MP starts declining, become zero at a stage and then becomes negative. यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम एक फैक्टर को रखते हैं वेरिएबल और बाकी सारे फैक्टर्स रखते हैं हम फिक्स्ड. और हम ये मान रहे हैं यहाँ पर कि लेबर को अपने वेरिएबल फैक्टर बना हुआ है. यानी कि हम लेबर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इनकी क्वांटिटी को हमने फिक्स्ड रखा है. ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी क्वांटिटी को हमने फिक्स्ड रखा है. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम जब फिक्स्ड फैक्टर के साथ में वेरिएबल फैक्टर की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड करते चले जाते हैं तो स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर का वो इंक्रीज होगा. लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज जरूर ऐसी आएगी जहां से एमपी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा. उसके बाद ये जीरो हो जाता है और एक स्टेज आती है जब ये नेगेटिव हो जाता है. दैट इज क्लियर. तो इस पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी के इंक्रीज करने के साथ साथ स्टार्टिंग में इंक्रीज तो होता है लेकिन एक स्टेज के बाद ये डिक्रीज होता है, उसके बाद जीरो हो जाता है और फाइनली नेगेटिव में आ जाता है. दैट इज क्लियर. तो इसको हम एक पर्टिकुलर टेबल के बेसिस पर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहां मैं ये टेबल इसकी डिफाइन कर रहा हूं. एज यू आर लुकिंग इन दिस पर्टिकुलर टेबल, ये टेबल प्रॉपर्ली डिफाइन कर रही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को. सो लेट अस हैव अ डिस्कशन ओवर दिस पर्टिकुलर टेबल. यहां मैंने टेबल में 5 कॉलम्स को डिफाइन किया है. ठीक है. पहला कॉलम शो कर रहा है यूनिट्स ऑफ लैंड को, सेकंड शो कर रहा है यूनिट्स ऑफ लेबर को, थर्ड शो कर रहा है टोटल प्रोडक्ट को, इसका एवरेज प्रोडक्ट और फिर मार्जिनल प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है. नाउ अब बात करते हैं. लैंड की यूनिट्स तो फिक्स्ड है 1 1 1 1 1 1. लेबर की यूनिट्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6 then 7 and then 8. अब टोटल प्रोडक्ट देख लेते हैं. जब हमने एक यूनिट लैंड के साथ में एक यूनिट लेबर को कंबाइन किया तो टोटल प्रोडक्शन आया 2 का. फिर एक यूनिट और बढ़ा दी लेबर की तो टोटल प्रोडक्शन हो गया 5 का. एक यूनिट और बढ़ा दी टोटल प्रोडक्शन हो गया 9 का. फिर एक यूनिट और बढ़ा दी 12 प्रोडक्शन हो गया. 5 लेबर पर 14 का टोटल प्रोडक्शन है, 6 पर 15 का, 7 पर 15 का और 8 पर 14 का. तो टोटल प्रोडक्ट का बिहेवियर क्या है? ये लगातार इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. फिर ये एक पॉइंट पर आकर हाईएस्ट हो गया और जहां हाईएस्ट हुआ वहां कांस्टेंट हो गया और फिर इसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया. दैट इज क्लियर. अब हम निकाल लेते हैं एवरेज प्रोडक्ट. तो एवरेज प्रोडक्ट के लिए टोटल प्रोडक्ट को यूनिट्स ऑफ लेबर से डिवाइड करना होता है. तो 2 डिवाइडेड बाई 1 2
5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, 9 डिवाइडेड बाय 3 3, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, 14 डिवाइडेड बाय 4 2.8, 15 डिवाइडेड बाय 6 2.5, 15 डिवाइडेड बाय 7 2.1, 14 डिवाइडेड बाय 8 1.7। तो इस तरह से एवरेज प्रोडक्ट आ गया। अब हम निकाल लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो क्या करते हैं, जब हम एक एक्स्ट्रा लेबर इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट लेबर का तो मार्जिनल प्रोडक्ट उसके टोटल प्रोडक्ट के बराबर ही होगा, 2 के बराबर। अब आपने लेबर 1 से बढ़ाकर 2 कर दी, टोटल प्रोडक्ट में चेंज कितने का हुआ, 5 - 2 यानी कि 3 का। थर्ड लेबर के लिए 9 - 5 4 आ जाएगा। फोर्थ लेबर का एमपी निकालना है तो 12 - 9 3 आ जाएगा। फिफ्थ लेबर का एमपी निकालना है 14 - 12 2 आ जाएगा। सिक्स लेबर का एमपी निकालना है 15 - 14 1 आ जाएगा। सेवन्थ लेबर का 15 - 15 0। एट्थ लेबर का 14 - 15 -1 आ गया। दैट इज क्लियर। अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट नोट किया है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो स्टार्टिंग में तो इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है और फिर ये 0 होकर नेगेटिव में हो गया। तो इसी वजह पर हम इसकी 3 स्टेजेस को डिफाइन करते हैं। पहली स्टेज में देखिए MP 2 से 3 3 से 4, तो यहाँ तक तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गई हमारी स्टेज नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेज नंबर सेकंड की। तो स्टेज नंबर सेकंड में क्या होगा, स्टेज नंबर सेकंड में MP डिक्रीज हो रहा है 3 3 से 2 2 से 1, तो ये हो गई स्टेज नंबर सेकंड। और थर्ड स्टेज में 0 और फिर -1, ये हो गई स्टेज नंबर थर्ड। यहाँ MP क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज। दूसरी स्टेज में MP डिमिनिश हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेज। और तीसरी स्टेज में MP 0 होकर नेगेटिव हो जा रहा है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न स्टेज। दैट इज क्लियर। अब हम इसको ग्राफ के हेल्प से समझ लेते हैं कि ग्राफिकल वे में हम किस तरीके से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड ग्राफिकली एज फॉलोज। तो इसके रेफरेंस में मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को प्रॉपरली ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है, एज यू आर लुकिंग हियर। On the x axis I have taken the unit of variable factor, and on the y axis I have taken TP, AP and MP। तो क्या बिहेवियर है TP का, TP के रिलेशन में आपने देखा था कि शुरू में क्या हो रहा था, ये इंक्रीज हो रही थी इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद ये इंक्रीज हो रही थी डिक्रीजिंग रेट से, और उसके बाद TP लगातार डिक्रीज होना शुरू हो गई थी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद। तो एज यू आर लुकिंग हियर, स्टार्टिंग में TP इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से, इसके बाद इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से, यहाँ ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच गई और यहाँ से ये TP लगातार डिक्रीज हो रही है। अब हम बात करते हैं AP की। AP क्या है, AP स्टार्टिंग में तो इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, ये स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रही है, उसके बाद AP डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने के बाद ये आगे तक लगातार डिक्रीज होती रहती है, और फिर ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये एक्स एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी, लेकिन कभी भी AP 0 या नेगेटिव नहीं होती है। अब MP की बात करते हैं। MP भी क्या है, MP भी स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रही है, जब TP इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है तब MP इंक्रीज होती है, जब TP डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है तब MP डिक्रीज हो रही है, और उसके बाद जब TP डिक्रीज हो रही है तब MP नेगेटिव में चली जाती है। एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि स्टार्टिंग में जो MP का इंक्रीमेंट है वो AP के इंक्रीमेंट से ज़्यादा है, यानी कि जब AP और MP दोनों इंक्रीज हो रही हैं देन इंक्रीमेंट इन MP इज मोर देन इंक्रीमेंट इन AP, और जब दोनों डिक्रीज हो रही हैं तब डिक्रीमेंट इन MP इज मोर देन डिक्रीमेंट देन AP। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का जो डिक्रीमेंट है वो एवरेज प्रोडक्ट के डिक्रीमेंट से ज़्यादा है। ये रिलेशन और दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर AP और MP इक्वल होते हैं एक दूसरे के, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ ये पॉइंट हमें पास अचीव हुआ है, तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको नाम दे देते हैं पॉइंट A, और इसको नाम दे देते हैं पॉइंट B का। ये नाम दे दिया मैंने AC, और इसको नाम दे दिया BD, ठीक है। तो यहाँ पर जो A पॉइंट आया ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और जहाँ पर आपका TP मैक्सिमम है उसके करेस्पॉन्डिंग MP की वैल्यू कितनी है, 0 है। दैट इज क्लियर। अब यहाँ मेरे पास 3 स्टेजेस मुझे दिखाई दे रही हैं, स्टेज नंबर फर्स्ट, स्टेज नंबर सेकंड और स्टेज नंबर थर्ड। इन तीनों स्टेजेस को हम वन बाय वन
डिस्कस कर लेते हैं। स्टेज नंबर फर्स्ट में क्या सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है? टीपी इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग रेट, एपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड एमपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो हम इस स्टेज को नाम देते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का। दिस स्टेज इज नोन एज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। दैट इज क्लियर? ऐसा क्यों होता है? वाई दिस अकर्स? बिकॉज इन द स्टार्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग रिसोर्सेज अवेलेबल एट हिज हैंड विच कैन बी फुल्ली यूटिलाइज्ड। इन रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज किया जा सकता है, अभी तक इनको फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम अपने रिसोर्सेज की यूनिट्स को इंक्रीज करते हैं, वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को इंक्रीज करते हैं, उसको हम मैक्सिमम लेवल तक और मैक्सिमम एफिशिएंट वे तक उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। और उसी वजह से हम कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ हमें एडवांटेज मिलता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। और इस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से जो इनपुट में आपका इंक्रीमेंट है या जो आप इनपुट में इंक्रीमेंट कर रहे हो, उसकी वजह से आउटपुट में इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है। इसी वजह से हम इस स्टेज को लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेज नंबर सेकंड की। स्टेज नंबर सेकंड में जो आपका टीपी है वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। एपी क्या हो रहा है? एपी डिक्रीज हो रहा है। और एमपी भी क्या हो रहा है? एमपी भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ स्टेज सेकंड में इसे हम नाम देते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का। ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ वर्कआउट करता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुँचने के बाद जब हम रिसोर्सेस को इंक्रीज करते हैं तो जो इनपुट है उनको इंक्रीज करने से आउटपुट में जो चेंज हुआ वो आपका पहले के कंपैरिजन में कम रह जाता है। वी आर गेटिंग लेस आउटपुट एंड यूजिंग मोर इनपुट। और इसी वजह से हमें डिमिनिशिंग वे में रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। और जब हम मैक्सिमम वे तक पहुंच जाते हैं रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के, तो वहाँ हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिमिनिशिंग रिटर्न से इंक्रीज होते हुए मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। वहाँ तक ये सेकंड स्टेज वर्किंग में रहती है। और उस स्टेज के बाद क्या होती है? टीपी लगातार डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेकंड स्टेज में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वर्कआउट करती है। किसकी वजह से? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। इसी वजह से टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, एपी और एमपी दोनों डिक्रीज होती रहती हैं लगातार। थर्ड स्टेज में क्या होगा? थर्ड स्टेज में आपने रिसोर्सेज को अब उनके ऑप्टिमम कैपेसिटी से ज़्यादा यूटिलाइज करना शुरू करते हो अगर, तो फिर उनकी एफिशिएंसी अब और ज़्यादा डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और उनकी एफिशिएंसी कम होने से क्या होगा? आपका जो टोटल प्रोडक्ट है, जो टोटल रिटर्न है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और उसकी वजह से एवरेज प्रोडक्ट भी कम होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला जाएगा। यानी कि जो एक्स्ट्रा यूनिट आप एम्प्लॉयड करोगे लेबर की, उससे आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। इसी वजह से ये स्टेज नंबर थर्ड काउंट होती है, जिसको हम लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न का नाम देते हैं। तो इस तरीके से लॉ ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शन प्रॉपर्ली वर्कआउट करता है। तो यहाँ मैंने इसी वजह 3 स्टेज को डिफाइन करा है। द स्टेज फर्स्ट इज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड स्टेज इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड थर्ड स्टेज इज द लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। ओके, थैंक यू।